सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और अभी हम नमो इंतजार बुद्धाय, करेंगे जय दो चार भीम। मिनट, क्योंकि मैं भी नमो बुद्धाय, पिछले जय 5 मिनट भीम। से वेटिंग में था, तो और भी लोग हो सकते हैं। बोलो भाई। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। क्या है क्या नहीं। क्या लाभ अरे हैं? चलो चलो, ठंडा होने दो, है ना। सभी साथियों का मैं जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को करता हूं। और आज जो हमारी 28 जनवरी को जूम पे मीटिंग जो वेबिनार हो रहा है, तो तब तक साथी धीरे धीरे जुड़े आएंगे। तो तब तक हम त्रिशण और पंचशील के माध्यम से इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। तो सभी सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है, अपने माइक ओपन कर लें। और जो साथी बाजार में है, मार्केट में, वो साथी अपने माइक को म्यूट ही रखेंगे। तो सभी साथी हाथ जोड़कर एक स्वर में नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि दीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि देशमिच्छारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यमादिटना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि नमामि। सभी सम्मानित साथी अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। सभी साथी अपने माइक बंद कर लें। सभी साथी स्वयं अपने माइक बंद कर लें, जिससे आज की वेबिनार में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। खोल दिया। सभी साथी माइक बंद करें प्लीज। एक बार मैं पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज की जो वेबिनार है, जिसका विषय रखा गया है संगठन में ही शक्ति क्यों, उसमें हमारे मुख्य प्रबोधनकर्ता हमारे रहेंगे हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बॉस साहब, पूर्व विधायक हैं आप। और आज हमारे आभार प्रकट करेंगे माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सर, आप पश्चिम बंगाल से हैं। और इसका समापन करेंगे आज माननीय राजा रामानंद जी, आप पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से थे। तो आज हमारे 3 वरिष्ठ साथी आज संगठन पर अपनी बात रखेंगे। तो सभी साथी अपना माइक बंद रखेंगे और इत्मीनान से ध्यान से इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी अपनी बात रखेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट भी मैं अपने आप में समझता हूँ, क्योंकि संगठन में ही सारी पावर सारी निहित होती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी और सबसे कठिन चुनौती के रूप में संगठन को चलाना, संगठन को इकट्ठा करना और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में संगठन का बनाना। तो आज हम अपने सम्मानित साथियों से इसके बारे में सुनेंगे, प्रबोधन होगा। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने माइक बंद रखें। राजू कुमार प्रसाद जी, आपका माइक ओपन है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप थोड़ा सा अनुशासन का परिचय दें प्लीज। ओके, थैंक यू। तो मैं क्योंकि आज की अध्यक्षता तो नहीं है किसी की भी, आभार और समापन है। तो मैं अनुमति मैं आज का जो समापन करेंगे, मैं उनको ही अनुमति के रूप में बुलाना चाहूंगा। माननीय राजा रामानंद साहब, आप मुझे अनुमति दें जिससे मैं इस वेबिनार को आगे सुचारू रूप से चालू रख सकूं। माननीय राजा रामानंद सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम जी। आज आप संचालन कर रहे हैं इसका। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा समय का बहुत
ख्याल रखते हुए संचालन करते हैं। सभी आज के विद्वान साथी इसमें जो उपस्थित हैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूं मैं भी, और आपकी तरफ से बहुत उम्मीद है कि अच्छा संचालन होगा। आप इसका विधिवत प्रारंभ करें। गौतम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं बोल जाए तो मैं डायमंड आज डायमंड हमारे जो आज का सब्जेक्ट है संगठन में ही शक्ति क्यों, जिसके मुख्य प्रबोधन करता हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय देवकाशी भारती बॉस साहब हैं। तो सर मैं आपको इनवाइट करता हूं और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं आप आएं और आज विषय पर संगठन में शक्ति क्यों पर हम सभी साथियों का प्रबोधन करेंगे। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आदरणीय बाबूजी राजाराम जी, आदरणीय हमारे जोगेंद्रनाथ सरकार पश्चिम बंगाल, सम्मानित हमारे युवा साथी योगेश गौतम साहब, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों मैं अभी भोपाल में हूं और आज एक प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नहीं है, पूज्य भदंत शाक्यपत्र सागर जी का है, 8वां विश्व महोत्सव बौद्ध महोत्सव। तो हमें उसमें भी निकलना है। कल हमारे मध्य प्रदेश के जिम्मेवार साथियों की बैठक है भोपाल में, उसमें भी रहना है। तो ज्यादा समय तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। मेरी आवाज आ रही ठीक से गौतम साहब? जी सर आ रही है, गौतम जी कोई मेरी प्रॉब्लम होगी मैं आवाज बता दूंगा। आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक जी। तो आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है कि संगठन में ही शक्ति क्यों, ये सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है कि पिछले 8-10 दिन से आप पूरे देश में देख रहे हैं कि एक भूचाल जैसा खड़ा है, भूचाल जैसा खड़ा है, और ये भूचाल लोकतंत्र पे खतरा है। प्रजातांत्रिक जो अधिकार हैं उनके लिए ये भूचाल ठीक नहीं है। और हम लोग जो कहते हैं ना कि संविधान पे खतरा है, तो मैं आज आपकी जानकारी पहले से है, फिर इसे दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। संविधान एक नियमावली है, एक नियमावली है, किताब है नियमावली की, जिसमें ये नियम बनाए गए हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने सम्मान, अपने अधिकार, अपनी विचारधारा, अपनी उपासना के लिए उसे स्वतंत्र अधिकार हैं और उनके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। तो ये जो नियम बनाए गए हैं, संविधान कहते हैं इस किताब को, और उसकी सबसे बड़ी जो संविधान रक्षा करता है वो लोकतंत्र की रक्षा करता है। लोकतंत्र की रक्षा करना, भारत के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, भारत के प्रत्येक नागरिक के जो स्वतंत्र विचार हैं उसको जो स्वतंत्र रूप से उपासना का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से उसे अपना जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से भारत की हर संपदा में, शासन में, प्रशासन में, हर किस्म की ताकतों में, शक्तियों में उसे बराबर का हिस्सा हासिल करने का उसको अधिकार है।
और इन अधिकारों की जो रक्षा करता है उसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो अगर ये अधिकार खतरे में है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार अगर खतरे में है, तो जिससे हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। और जब ये खतरे में है और संविधान पे अमल करने वाले लोग, जिनको संविधान को लागू करना चाहिए, जिनको संविधान पे अमल करना चाहिए, अगर ऐसे लोग ही लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जो संविधान की कसम खाकर, संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं, वो संवैधानिक पदों पर पहुंचने वाले व्यक्ति ही अगर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, प्रजातंत्र को कमजोर कर रहे हैं, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, तो इससे कहते हैं कि भाई संविधान खतरे में है। क्योंकि संविधान को ये सब काम, संविधान को रक्षा करनी है इन सब की। तो अभी आपने देखा होगा आज का जो विषय है कि संगठन में ही शक्ति क्यों, इस ओर में खास करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, धम्म सेवक संघ और बुद्ध, फूले, साहू अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संत गुरु हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, उनका ध्यान संगठन की तरफ नहीं है, आंदोलन की तरफ है। आंदोलन करना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, दूसरे किस्म के अनेक मुद्दे उठाकर सड़कों पे उतरते हैं, लेकिन बिना संगठन के और उनका संगठन व्यापक रूप से भारत के लगभग 795 शायद जिले हैं भारत में, 795 जिले संपूर्ण भारत में हैं। तो एक कैडर बेस का संगठन संपूर्ण भारत में उनके पास नहीं है, किसी भी संगठन के पास नहीं है जो बाबा साहब की बात करते हैं या बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, फूले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, संत रविदास की बात करते हैं। तो ऐसे हमारे साथियों के पास व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर का कैडर बेस का संगठन नहीं है। मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूं और हर बार कहता हूं, हर समय मैंने इसी पे जोर दिया है। आपने देखा होगा 22 जनवरी को भारत के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा झंडे देश भर में लगाए गए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा झंडे देश भर में लगाए गए हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये झंडे बनाए किसने हैं? इतनी बड़ी संख्या में ये झंडे जो एक संस्कृति का प्रतीक है या एक विचारधारा का प्रतीक है, तो ये झंडे बनाए किसने हैं? ये सवाल आपके सामने खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि इस पे दसियों अरब रुपए खर्च हुए हैं। ये दसियों अरब, 10 लाख नहीं, अरब की बात कर रहा हूं मैं, 10 करोड़ की बात भी नहीं कर रहा मैं आपसे। अगर 10 करोड़ झंडे बने और एक झंडे की कीमत 30-40 रुपए 50 रुपए है, तो ये लागत अरबों रुपए में जाती है। तो ये अरबों रुपए आए कहां से हैं? पहला सवाल, बनाए किसने है? दूसरा सवाल, ये पैसा आया कहां से है? तीसरा सवाल, इनको लगाने वाले हाथ कौन से हैं? मैंने देखा है कि 50-50 फुट ऊंचे जो पोल हैं, खम्भे हैं, उन पे भी बड़ी इत्मीनान के साथ उन झंडों को बांधा गया है। निश्चित रूप से सीढ़ी से भी चढ़ के वो नहीं बांधे जा सकते। क्राम से, जो क्राम होती है, जेसीबी की मशीन होती है, उसकी
और बड़े पैमाने में मैंने देखा, मैं आगरे में भी 2 दिन घूमा, कई ऐसी मार्केट हैं जिनमें 75% मुसलमानों की दुकानें हैं, 25% दूसरी दुकानें हैं, 75% मुसलमानों की दुकानें हैं। लेकिन उन सारी दुकानों पर वो झंडा लगा है, 100% दुकानों पर वो झंडा लगा है। अनेक ऐसे मोहल्ले, ऐसे क्षेत्र, ऐसे चौराहे हमने देखे कि जहां पर मानवतावादी सोच के लोग रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सोच के लोग रहते हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनके घरों पे भी वो झंडे लगे। मैंने जब पता किया कि भाई ये झंडा आपके घरों पे कैसे लगा है, तो बताया कि साहब 20-20 लोग थे, 25-25 लोग थे, सब लोग समूह में थे। और समूह में क्या थे, एक तरह से गुंडई थी, एक तरह से गुंडई थी वो, और गुंडई की ताकत पर उन्होंने वो झंडे लगा दिए हैं। झगड़ा कौन करता, इसलिए हम खामोश रहे। तो मेरा जो आप लोगों के प्रति आपको संकेत है, या मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ हुआ है या जो हो रहा है, ये सब केवल और केवल संगठन की ताकत से हो रहा है। एक असमानता पे आधारित विचारधारा के लोगों ने, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने, जो मानवता को पसंद नहीं करते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों ने अपने संगठन का विस्तार बड़े पैमाने पे किया है। और संगठन का विस्तार ही नहीं किया है, उस संगठन को कैडराइज किया है, प्रशिक्षण के आधार पे उसको तैयार किया है। और तैयारी नहीं किया है, बल्कि उसके अंदर जुनून, अफीम जैसा नशा उन लोगों के अंदर भरा गया है जो इस देश के लिए हितकर नहीं है, खास करके बहुजन समाज के हितकर नहीं है, पिछड़े वर्गों के हितकर नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हित में नहीं है, धार्मिक रूप से मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाइयों के हित में नहीं है। और यह समूह लगभग 100 में से 85 और 90% संख्या वाला समाज है। तो जिस समाज की संख्या लगभग 85% है, वो 85% समाज के हित में ये सोच नहीं है, उनके हित में ये सोच नहीं है। तो आज हम जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी, जिनकी चेतना जाग गई है, जिनका जमीर जाग गया है, और जिसने ये पहचान कर ली है कि कौन विचारधारा देश के हित में है, बहुजन समाज के हित में है, SC ST OBC के हित में है, धार्मिक रूप से मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसियों के हित में है, और कौन सी विचारधारा इनके हित में नहीं है। जिन्होंने इसको पहचान लिया है, जिन्होंने ठीक से इस बात को समझ लिया है, मैं समझता हूं उनकी आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिन्होंने नहीं समझा है, जो खेत में खलियान में पड़े हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े हैं, या जिनको कुदरत ने सोचने समझने की बुद्धि नहीं दी है, जो नहीं सोच समझ पा रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी तो मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, जिनको पिक्चर स्पष्ट नजर आ रही है कि भारत में चल क्या रहा है, पूरे देश में चल क्या रहा है, जिनकी दिमाग में ये पिक्चर समझ में आ रही है, मैं समझता हूं उनकी बड़ी जिम्मेवारी है इस बात को समझने की। तो इसलिए हमें ज्यादा उत्सवों में पढ़कर या ज्यादा दूसरी बातों में ना ध्यान लगाकर अपना, हमें विशेष रूप से जो ध्यान लगाना है वो संगठन पे लगाना है। संगठन पे लगाना है
जो काम पिछले 60 वर्ष पहले हम लोगों को करना चाहिए था, गैर राजनीतिक रूप से समाज की जड़ों को मजबूत करना चाहिए था, गैर राजनीतिक रूप से हमको धार्मिक श्रमण संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना चाहिए था, गैर राजनीतिक रूप से हमको आर्थिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन इस दिशा में बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ है, और काम नहीं हुआ है इसी का नतीजा है कि जिनकी संख्या भारत में मात्र 2-3% है, 2-3% से ज्यादा जिनकी संख्या नहीं है, उन्होंने 97% यानी 97% लोगों की घेराबंदी कर ली है, घेराबंदी कर ली है। और भारत के जो 4 पिलर हैं, धार्मिक संस्कृति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, आर्थिक संपन्नता, वो चारों शक्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और उस कब्जे के कारण और संगठन की शक्ति के कारण, संगठन का विस्तार होने की वजह से, तो वो आज लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, वो प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती नहीं दे रहे, उन्होंने लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, संविधान को, कानून के राज्य को उठाकर एक अलमारी में बंद कर दिया है, और मनमानी वह लोग कर रहे हैं, पूरी तरह से गुंडई पर उतरे हुए हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। और आज हमने ज्यादा साथियों को बोलने में, वक्ता में नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि मीटिंग भी जल्दी खत्म करनी है, सब लोगों को अपने अपने काम में लगना है, और ज्यादा साथी बोलते हैं तो ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। तो पुनः फिर मैं एक बार आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि ये जो 8-10 दिन से पूरे देश भर में जो माहौल बनाया गया है, ये एक संस्कृति का माहौल बनाया गया है, एक विचारधारा का माहौल बनाया जा रहा है, और उसको बलपूर्वक, छलपूर्वक शासन प्रशासन की शक्ति का इस्तेमाल करके, संगठन के माध्यम से उसको संपूर्ण समाज पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है। तो कोशिश जो हो रही है उसका हमको मुकाबला करना है। यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सच्ची औलादें हैं, मान्यवर काशीराम साहब की हम सच्ची औलादें हैं, तो इसका मुकाबला हमको करना है। और मुकाबला करना है तो इसके लिए हमको भी अपनी कार्य योजना बनानी होगी, कार्य योजना बनानी होगी। प्लानिंग से हमको इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ना होगा। श्रमण संस्कृति का विस्तार करने के लिए, मानवतावादी विचारधारा का विस्तार करने के लिए, तो हमको अपने संगठन को बड़ी तेजी से मजबूत करना होगा। जिला लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अभी 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं। एक जिले में 5 राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी आपको जितना जल्दी हो सके आप तैयार करिए। एक जिले में 5 हमारे सामाजिक न्याय परिषद के साथी, जिनमें बड़ी संख्या में ओबीसी के साथी होने चाहिए, वो तैयार करिए। और 2 साथी धम्म सेवक के हमारे युवा, जिनकी उम्र 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में हो, तो ऐसे 2 साथी आप धम्म सेवक संघ के लिए जल्दी से जल्दी तैयार करिए। यानी 12 साथियों की टीम आप जिले में सबसे पहले बनाइए, फिर यही 12 की टीम आप अपने कमिश्नरी और संभाग में बनाइए, और इसके बाद फिर आपको स्टेट का, यानी अपने अपने राज्य की कमेटियों का विस्तार करना है। तो इस पे हमें ये मान लीजिए कि ये जो हो रहा है, सब घट रहा है, लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, प्रजातंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, ये आक्रमण करने वाले लोग संगठित है। संगठित है, इनका एक संगठन है, मजबूत संगठन है,
तो उस मजबूत संगठन के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और इस देश की रक्षा के लिए हमें भी संगठन पर विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए 3 प्रोग्राम आप लोगों के बीच में है। एक प्रोग्राम है युवाओं की शक्ति का विस्तार करने के लिए। तो युवाओं की शक्ति का जो विस्तार करने का प्रोग्राम है वो है 17-18 मार्च आगरा, धम्म सेवक संघ। धम्म सेवक संघ, इस पर हमें बहुत तेजी से काम करके 15 वर्ष से 35 वर्ष के प्रत्येक जिले से 2-2 युवाओं को हमें आप लोगों को जल्दी से जल्दी तैयार करना है। दूसरा हमारा प्रोग्राम है 2024 में मई के महीने में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आएगी किसकी नहीं आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, उसकी विचारधारा क्या है और उसकी विचारधारा से मुकाबला करके हमें हमारी विचारधारा को कैसे संपूर्ण भारत में कामयाब करना है, उसके लिए कश्मीर में हमारे लगभग 100-150 साथियों का 5 दिन का चिंतन शिविर आयोजित होना है, जिसका नेतृत्व, जिसके संयोजक हैं इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब। इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब उस कार्यक्रम के संयोजक हैं। उन्होंने कश्मीर में जाके बात कर ली है और 4 नाइट 4 रात 5 दिन ये प्रोग्राम होगा। जो होटल उन्होंने बुक किया है वो 4 नाइट के लिए है और 5 दिन के लिए है। तो 2 दिन 2.5 दिन हम लोग चिंतन करेंगे। उसका नाम है राष्ट्रीय चिंतन शिविर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ के तत्वावधान में ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर, लोकसभा के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट के बाद हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमें कैसे भारत को अखंड भारत बनाना है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हमको कैसे हिफाजत करनी है, उस पे हम लोग ये चिंतन करेंगे। 2 दिन 3 दिन ये चिंतन करेंगे और 2 दिन चूंकि कश्मीर में जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वहां कश्मीर में 2 दिन कश्मीर को भी हम लोग घूमेंगे, आप सब लोग घूमेंगे। तो उसके लिए जो आपका खर्चा वहां पड़ रहा है वो खर्चा आपका पड़ रहा है 12,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति का। 4 नाइट 5 दिन यानी 4 रात और 5 दिन, नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, ये सब उसमें इंक्लूड है। और जो लोग एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट से भी उनको होटल की गाड़ी लेगी और एयरपोर्ट तक होटल की गाड़ी उनको छोड़ेगी। शेष इसके बारे में इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब जुड़े हैं, वो और डिटेल में आपको बता देंगे। तो 12,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का उस पर लगने वाला है। अब सवाल यह है कि जो 12,000 लगेगा वो व्यक्तिगत रूप से हम सबको देना है या उस खर्च को संगठन के माध्यम से हमको कलेक्ट करना है। जैसे लुम्बिनी में किया गया था प्रोग्राम, 5 दिन का प्रोग्राम, तो लुम्बिनी में कुछ साथियों ने व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया था। वैसे व्यक्तिगत उसमें अलाउ नहीं था, लेकिन 1, 2, 4, 5 साथियों का विशेष रिक्वेस्ट पर उनको अलाउ किया गया था। बाकी मेंबरशिप के माध्यम से उसको अलाउ किया गया था। मेंबरशिप माने एक व्यक्ति को कहा गया था कि भाई आप 100 सदस्य बनाइए और एक सदस्य का 100 रुपया है, आप 100 सदस्य बनाइए और 10,000 रुपये जमा करिए। तो मैं इसमें भी आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, जेब से तो पैसा देकर कोई भी आ सकता है, लेकिन हमको जब ये एक तरह से पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धम्म संसदीय बोर्ड होगा। तो धम्म संसदीय बोर्ड में वो लोग होने चाहिए जो समाज के बीच में जाके काम कर सकते हो, समाज के बीच में जाकर समाज से
इस मूवमेंट के लिए सहयोग ले सकते हो। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह तो ये है कि आप या तो मेंबरशिप के हिसाब से, और मेंबरशिप के हिसाब से अगर नहीं करना चाहते हो तो सेंट्रल कार्यालय का जो मेंटेनेंस कूपन है, मेंटेनेंस कूपन आप ले लें 1000 रुपए का और 500 रुपए का। तो 1000 रुपए और 500 रुपए का मेंटेनेंस के नाम से आप कलेक्शन करें, और उस कलेक्शन से फिर राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर होगा उसको संपन्न करें। और जो किराया भाड़ा लगना है वो आप व्यक्तिगत रूप से अपने पास से खर्च कर लें। ट्रेन का किराया लगेगा या फ्लाइट का लगेगा, जिसको जो सूट पड़ता हो। और इसकी तारीख है शायद मेरे ख्याल से 17 जून, 18 नहीं जून, सर, 19 नहीं सर, नहीं सर, ये है मई 21, 22, 23, 24 और 25 जून। 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून, है ना इंजीनियर साहब? अब 12 बजे से 25 12 बजे तक। 25 जून को 12 बजे हमको होटल छोड़ना होगा, है ना? जी सर, जी सर। और 21 जून को हमें 12 बजे के बाद पहुंचना होगा, ये है ना? यही सर, जी 21, 22, 23, 24, 25। 25। 21 जून को 12 बजे से हमें वहां पहुंचना होगा, और 4 बजे से हम सेशन को शुरू करेंगे 21 जून को। तो ये सारा प्रोग्राम रहेगा, उसका शेड्यूल आपके बीच में बन के आ जाएगा। हमारे पास रखा करो। हम लोगों को ध्यान देना है। और राज्यवार जो लिस्ट आपको पहले दी गई थी, पहले जो लिस्ट दी गई थी, सब साथियों को उसी लिस्ट पर एक्सरसाइज करना है, उसी पर एक्सरसाइज करना है। तो मैं समझता हूं कि सेंटर ऑफिस के मेंटेनेंस कूपन के माध्यम से भी आप ये कर सकते हैं, और मेंबरशिप के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। जैसा सब लोग तय करेंगे मिलके कर लें, ये है। दूसरा, हमको श्रमण संस्कृति का वातावरण पूरे देश में तैयार करना है। वातावरण पूरे देश में तैयार करना है। जैसा आपने 22 जनवरी को देखा कि लगभग 10 करोड़ मकानों पे झंडे लगाए गए, एक संस्कृति के, एक विचारधारा के। हमको 10 करोड़ से ज्यादा मकानों पर हमें पंचशील के झंडे लगाने हैं। पंचशील के झंडे लगाने हैं 12 अक्टूबर 2024, अशोक विजय दशमी। अशोक विजय दशमी ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 67वां दीक्षा समारोह होगा, धम्म चक्र परिवर्तन होगा। 1956 में अशोक विजय दशमी को नागपुर में बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर धम्म चक्र परिवर्तन किया था। हम उन्हीं की स्मृति में इस वर्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसी नागपुर में, उसी दीक्षा भूमि में लाखों लोगों की भीड़ के साथ फिर धम्म दीक्षा समारोह आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। वही नागपुर होगा, वही दीक्षा भूमि होगी। और विशेष रूप से इसमें 2 बातें जो 68 वर्ष में देश को जाननी चाहिए थी, जो नहीं जान पाई, उसकी ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करा दूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अशोक विजय दशमी का दिन क्यों चुना? हम लोग जो ये कहते हैं ना कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली, ये हम गलत कोट करते हैं, गलत कोट करते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा नहीं दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अशोक विजय दशमी 1956 को दीक्षा ली। मकसद जो दीक्षा लेने का था वो अशोक विजय दशमी था। इत्तेफाक से उस दिन 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर की डेट थी, लेकिन मकसद 14 अक्टूबर नहीं था, मकसद अशोक विजय दशमी था। तो देश को जानना चाहिए
कि अशोक विजयदशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों चुना, अशोक विजयदशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों तय किया। तो इसके पीछे प्राचीन काल का इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास है जिसको खत्म कर दिया गया है। तो उस इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अशोक विजयदशमी को चुना था। दूसरा, नागपुर ही क्यों चुना था, नागपुर को बाबा साहब ने क्यों चुना। तो जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध धर्म के जो सबसे कट्टरपंथी प्रचारक थे, कट्टरपंथी जो बुद्धिस्ट थे, वो नागवंशी थे और उन नागवंशियों की राजधानी नागपुर था। नागपुर था इसलिए बाबा साहब के ये जो दो विशेष थे कि अशोक विजयदशमी और नागपुर, इसको भारत के कम से कम 140 करोड़ लोग ना समझ पाए तो कम से कम 100 करोड़ लोग जरूर समझे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अशोक विजयदशमी का दिन और नागपुर का स्थान चुनना क्यों जरूरी था। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम आप सब लोगों को मिलके कम से कम 50 लाख हमको हैंडबिल और पर्चे छपाने हैं और दोनों में ये बात मेंशन करनी है कि अशोक विजयदशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों चुना, क्यों तय किया, नागपुर को बाबा साहब ने क्यों चुना, क्यों तय किया, उसके विशेष कारण क्या थे। तो हर भाषा में, हमारे देश में लगभग 16-17 भाषाएं चलती हैं, ये हर भाषा में पर्चे छपने हैं, हर भाषा में गांव-गांव तक हमको सरमड़ संस्कृति की लहर पैदा करना है, बुद्धिज्म की लहर पैदा करना है, मानवतावादी व्यवस्था की लहर पैदा करना है और उस लहर को पैदा करने के लिए, उसे सही अंजाम देने के लिए हमें सशक्त संगठन की जरूरत है। आप सब लोगों को मजबूत संगठन की जरूरत है। तो 2 महीने 3 महीने पूरा समय केवल और केवल संगठन पे लगाइए, संगठन पे लगाइए। और संगठन जैसे मैंने अभी बताया, जहां जिला कमेटी बन जाती है फिर वहां नगर कमेटी बनाइए, विधानसभा कमेटी बनाइए और वार्ड कमेटी बनाइए और ब्लॉक कमेटी बनाइए, लेकिन सबसे पहले जिले की कमेटी बनाइए। तो संगठन में ही शक्ति है, संगठन की शक्ति से ही आप इस देश की, इस प्रजातंत्र की, इस लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और जो आप देख रहे हैं देश में जो माहौल, जो उपद्रव का माहौल, जो एक तरह से डराने का माहौल जो पैदा किया गया है या किया जा रहा है, यह भी संगठन की शक्ति से हो रहा है। तो उस डरावी माहौल का मुकाबला करने के लिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें आपको भी मजबूत संगठन के प्रति समर्पित होकर, संकल्पित होकर, अपने इच्छा शक्ति के साथ हमको इस काम में लगना है। 17-18 मार्च आगरा धम्म सेवक संघ, युवाओं की एक टीम तैयार करनी है, नौजवान बच्चों की टीम तैयार करनी है इस उद्देश्य के साथ। और 21 जून से 25 जून तक हमें कम से कम 100 भारत ऐसे साथी पूरे देश से चुनने हैं जो हमारा डेमोक्रेटिक धम्म संसदीय दल बन जाए, पार्लियामेंट बोर्ड धम्म संसदीय दल एक तरह से गठित हो जाए, जो आने वाले हजारों वर्ष तक के लिए प्लानिंग बना सके, योजना बना सके और ये जातिवादी अंधविश्वासी लोगों से मुकाबला कर सके। और 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर का जो 3 दिन का प्रोग्राम 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नागपुर में होगा, वो एक ऐसा वातावरण बन के तैयार हो, एक ऐसा वातावरण बन के तैयार हो कि कोई घर बुद्ध की मूर्ति और पंचशील के झंडे के बगैर बचना नहीं चाहिए। कम से कम 10 करोड़ मकानों पर, घरों पर पंचशील के झंडे लगे, पंचशील के नारे हों, महापुरुषों के नारे हों, महापुरुषों के चित्र हों, इस किस्म का माहौल, एकदम श्रमण संस्कृति का माहौल,
अशोक सम्राट के सपनों के भारत का माहौल, बाबा साहब की सोच का माहौल बनाने के लिए हम लोगों को, मैं समझता हूं, गंभीर होकर, चिंतनशील होकर इस पर विचार करना चाहिए। ये मैंने आपसे निवेदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। आपने जो आज का संगठन में ही शक्ति के विषय पर आपने बहुत गंभीर चिंतन किया, वर्तमान के हालातों से लेके, और जो विरोधी, जो ब्राह्मण संस्कृति का जो खात्मा कर रहे हैं, उस पे भी आपने बखूबी चिंतन किया। और आपने बीच बीच में इतनी आवाज आती है, आपने पूरा संगठन को बढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित किया सभी वरिष्ठ साथियों का, कि पूरा संगठन पर मैं जोर देना है और बहुजन समाज के सच्चे सिपाही है, तो हमें समर संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। और वर्तमान जो साल है हमारी 2024 में जो 3 प्रोग्राम है, सभी साथियों के सामने आपने बखूबी अच्छी तरीके से रणनीति रखी है। तो मैं आज का जो हमारे आभार प्रकट करेंगे हमारे पश्चिम बंगाल से माननीय जोगिंदर सरकार सर से, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखेंगे, आभार प्रकट करेंगे। मैं आपके सर, आपका माइक अभी ओपन कर देता हूं, वेट करें थोड़ा 1 मिनट। मैं ओपन कर दिया, माइक अनम्यूट कर दिया। ओके सर, बात रखें सर प्लीज। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। आवाज सुनाई दे रही है? आ रही सर, आ रही आवाज। हाँ। और आरबीएम के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश को नमन करता हूँ। कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब को नमन करता हूँ। और विशिष्ट व्यक्ति इसमें राजा राम आनंद साहब और गौतम बुद्ध जी जो संचालन कर रहे हैं, और जो हमारा विशिष्ट आरबीएम का कार्यकर्ता है, सभी का आंतरिक अभिनंदन रखते हुए मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। संगठन में शक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संगठन में शक्ति था, बाबा साहेब इतना काम किया हमारे लिए, लेकिन उनको भी संगठन का जरूरत पड़ा। बिना संगठन से उन्होंने भी हमारे लिए कुछ कर नहीं पाया। जब संविधान लिखने का सवाल आ गया तो उनको संगठन का जरूरत पड़ गया, क्योंकि उनको एमएलसी का वोट जरूरत थी, और वो एमएलसी का वोट बम्बई से, वहां से, महाराष्ट्र से नहीं मिल पाया। वो संगठन का शक्ति आया पूर्व बंग से। पूर्व बंग से एमएलसी का सपोर्ट जरूरत था, और पूर्व बंग से 6 एमएलसी का सपोर्ट उनकी मिली थी बाबा साहेब का, और 6 एमएलसी का अपना अपना संगठन था, वो सारी संगठन उसको सपोर्ट दिया। ये जोगेंद्रनाथ मंडल का जो संगठन था, वही संगठन ही जोगेंद्रनाथ मंडल को एमएलसी बनाया था। और दारिका प्रसाद बारूरी का जो संगठन था, दारिका प्रसाद बारूरी को एमएलसी बनाया था। और मुकुंद बिहारी मल्लिक का जो संगठन था, उनको एमएलसी बनाया था। और गायनाथ बर्मन का जो संगठन था, उसको गौरवनाथ विश्वास का जो संगठन था, उनको एमएलसी बनाया था। जो अपना अपना संगठन जो 100 एमएलसी था, वो शेष एमएलसी का संगठन सपोर्ट बाबा साहेब को दिया, और बाबा साहेब चुन करके संविधान सभा में पहुंच पाया, तभी हम लोग को कुछ कर पाया। बिना संगठन से बाबा साहेब कुछ नहीं कर पाते। बाबा साहेब का टैलेंट था, बहुत कुछ था, लेकिन बाबा साहेब को संगठन जरूरत पड़ गया था। लेकिन हम लोग बाबा साहेब का संगठन को जिंदा नहीं रखेंगे तो हमारा भविष्य, बहुजन समाज मिट्टी में तबाह हो जाएगा। ये संगठन समाज को कभी खड़ा नहीं कर सकता हूँ। ये समाज को खड़ा करने के लिए हमारा संगठन को बड़ी से बड़ी मजबूत करना जरूरी है। जहां जहां हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे 3 जनवरी है, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, वो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मेन मकसद नहीं है। मकसद हमारा संगठन कितना ताकतवर है, वो सोच विचार से सावित्रीबाई फुले को सोच विचार को कितना आदमी सपोर्ट देते हैं, उस वो हम लोग देख लेते हैं। जहां जहां हम लोग कोई भी प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम का मतलब है कि हमारा सोच विचार है क्या है, वो सोच विचार को हम लोग समझते हैं वहां पर आके। और जहां हम लोग प्रोग्राम करते हैं,
हमारा बहुजन समाज का कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ सही कर रहा है, वो हम लोग वहां से पॉइंट आउट करते हैं, उसको डिस्कशन होती है। जहां जहां हम प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम होने का मतलब है संगठन मजबूत होगा, और प्रोग्राम मजबूत होगा तो हमारा समाज अब मजबूत खड़ा हो जाएगा, लोकतंत्र को हम बचा के रख पाएंगे। बिना संगठन से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र को कभी बचा नहीं सकते। हम लोग जहां जहां प्रोग्राम करते हैं, हमारा कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ सही है, कहाँ हमारा महापुरुष ने कौन कौन अच्छा काम किया है जो हम लोग का मजबूत भीत बनाया, वो चीज चर्चा होती है। तो एक्चुअली ये संगठन बिना हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संगठन की जरूरत तो है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, हमारा समाज को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमारा संगठन अवश्य जरूरी है। संगठन भी हम लोग आगे कहीं नहीं बढ़ सकता हूँ। जैसे धर्म प्रकाश भारती बोला है, जे हमारा राष्ट्रीय बुद्ध महासभा का जो प्रतीक है, सिंबल, हर जगह में हमको 10 घर में पहुंचाना है। 10 घर में क्या, 100 घर में पहुंचाना जरूरी है। पहुंचाऊंगा, हम लोग काम करूंगा, साबित फुट के मैं काम करूंगा। और ये नहीं ऐसे संगठन हमारा जितना मजबूत होगा, संगठन बिना बहन कुमारी मायावती जी कुछ नहीं कर पाते, उनको भी संगठन था। पहले जब कांशीराम जी संगठन जो बनाया था, सो संगठन को सपोर्ट लेके उन्होंने कुछ किए है, और उनको संगठन को सपोर्ट लेके किया है, और बिना संगठन से आज तक कुछ कर नहीं पाया, एक बात नहीं नहीं और बात अध्यक्ष बोले तो बात एक मिनट में बात कर नहीं पाया। आते और वो तो जहां बात बोल छोटे रहे हैं छोटे ना काम करेंगे, अध्यक्ष कुछ भी करेंगे, और उसमें हमारा संगठन ही हमारा मजबूत करने के लिए सिलसिले में हम लोग करते हैं। वो युद्ध में राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें? प्राण प्रतिष्ठा कोई नमूना उसमें है? जब राम कुछ बात किया, उसमें खाना खाया, उठ के चल के पड़ा, प्राण प्रतिष्ठा एक्चुअल उनको उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा भी मकसद नहीं है, मकसद है संगठन कितना मजबूत है, उसको देखना है। यहाँ पर कोलकाता में गीता पाठ कराया जाए, गीता पाठ मकसद नहीं है, मकसद उन संगठन को मजबूत कितना है वो देखना है, संगठन को मजबूत बनाना है। तो हम लोग भी छोटा छोटा वो जो भी है प्रोग्राम करके हमारा संगठन को मजबूत करना है। जो दिन संगठन मजबूत रहेगा, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र खत्म है तो हम लोग पहले जहां पता है वो गले में हंडी और पीछे झाड़ू, वहां तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे बाबा साहेब महान आदमी था, जो संगठन का सपोर्ट लेके हमको कुछ दिए है, वो हम लोग खोने जा रहा हूं अगर संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तो। और इसलिए मजबूत संगठन को हमको जिंदा करने के लिए हर आदमी को 5 जाना पड़ेगा, हर आदमी को लेकर हमारा संगठन को बड़ी से बड़ी मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत होगा तो हम अपना न्याय मिल सकता है, अपना संगठन को, संविधान को बचा सकता हूं। और संविधान हमारा जिंदा है तो लोकतंत्र भी जिंदा रहेंगे। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और आनंद साहब है, राजा राम आनंद साहब है, उन्होंने हम लोग को ध्यान से भरने, और बहुत पुराना आदमी है, बहुत सोच बोझ आदमी है, और उन्होंने बात रखेंगे, गौर से हम लोग सुनेंगे। हम अपना बात ज्यादा और कुछ आगे नहीं बढ़ाएंगे, यह हम विराम देना चाहता हूँ। सभी का भी आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा बात यह विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर बड़े ही अपने आभार प्रकट करते हुए और संगठन पे भी अपनी चर्चा की। मैं अब कार्यक्रम को समापन के लिए और ले जाते हुए हमारे उत्तर प्रदेश से माननीय राजा राम आनंद साहब से अनुरोध करता हूँ, माननीय राजा राम आनंद साहब आए और आज जो संगठन पे जो चर्चा हुई है उस पर समापन की ओर अपना वक्तव्य रखेंगे। माननीय राजा राम आनंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। मैं अपनी बात रखने से पहले सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। आज की इस ऑनलाइन महत्वपूर्ण मीटिंग में विशेष तौर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी,
और अन्य सभी महत्वपूर्ण विद्वान साथियों का अभिवादन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे से पहले जो हमारे महत्वपूर्ण साथियों ने, विद्वान साथियों ने बात रखी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं या किसी गलत काम को रोकना चाहते हैं तो इसे कानून से नहीं रोका जा सकता। कोई ये उम्मीद करे कि हम सरकार बना लेंगे तो शायद ये सब रोक देंगे, सरकार भी जनमत के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। और जनमत तैयार करने के लिए जो संगठन होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको विस्तार से इसकी जो जरूरत है और खास करके जो वर्तमान में हालात पैदा हुए हैं उन हालातों में कितना महत्वपूर्ण है ये संगठन की शक्ति का होना, बहुत ही हमारे लिए सोचनीय है, चिंतनीय है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि हम ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी, बहुत सारे संगठन देश में इस जो जो हालात बने हैं उसके बारे में चिंतित हैं, उससे मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सफल होंगे, असफल होंगे, ये कहने का अधिकार हम जिस संगठन को बिलोंग करते हैं उसका नहीं है। लेकिन हमारा ये जरूर दायित्व बनता है, ये जरूर जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस संगठन को बिलोंग करते हैं, जिस संगठन को चलाते हैं, जिस संगठन की बात करते हैं, जिस संगठन के साथ जनमत को खड़ा करना चाहते हैं, तो उस संगठन को हमें लोगों के बीच में एक भरोसे के साथ ले जाना बहुत जरूरी है। जहां तक लोग समझते हैं कि संगठन में जो साधन होते हैं तो साधनों में बहुत सारी लोग तो यही कहते हैं भाई पैसा होना चाहिए, साधन माने धन। लेकिन हम में से बहुत सारे साथी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी संगठन में सबसे पहली जो प्रमुखता है वो व्यक्ति की होती है। अगर व्यक्ति आपका पात्र है, अगर व्यक्ति आपका त्यागी है, अनुशासन में है, चरित्रवान है और किसी उद्देश्य को लेकर के संगठन के साथ जुड़ता है, तो बाकी सारी चीजें वह व्यक्ति खुद ब खुद या उस व्यक्ति के साथ स्वतः ही आने लगती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम लोग महानायक काशीराम जी को, जो 21वीं शताब्दी के समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत बड़े आंदोलन करता रहे, बहुत बड़े संगठन करता रहे हैं, उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी के पास जो कुछ भी था तो अव्वल तो वो नौकरी करते हुए भी नहीं इकट्ठा कर पाए थे, और अगर कुछ रहा भी होगा तो मैं समझता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है कि उनका बहुत सारा पैसा पूरे देश में भ्रमण में ही खर्च हो गया था, और कहीं भी उन्हें होटल नहीं मिलता था तो वो स्टेशन पर ही आके सो जाते थे। मुझे कई जगह उनके बारे में ये सुनने को मिला कि काशीराम जी को अगर किसी जिले में उनके कार्यकर्ता नहीं होते थे तो वो शहर में, जिले में घूम करके फिर शाम को स्टेशन पर आकर के ही वो अपनी नींद
पूरा कर लेते थे और जब ट्रेन मिलती थी तो आगे बढ़ जाते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहली संगठन में जरूरत है व्यक्ति की, लेकिन वो पात्र होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आपके सामने है कि तथागत बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई, सिद्धार्थ गौतम को, तो उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन की जो भूमिका थी तो वो सारनाथ में आकर शुरू की। यद्यपि सारनाथ में और बोध गया में आज मेरे ख्याल से, मैं आज के हिसाब से लगाऊं तो 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होगी। मैं तो ज्यादा नहीं जान पाया हूं, लेकिन बताते हैं कि 300 से किलोमीटर से भी ज्यादा। और उस वक्त लोग पैदल चलते थे जब सिद्धार्थ गौतम इस काम के लिए। तो पात्रता की खातिर ही मैं समझता हूं कि वो पात्र लोगों के पास आने के लिए बोध गया से सारनाथ आए, और सारनाथ में आकर के उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। अपनी जो उनको संबोधि प्राप्त हुई थी उसके बारे में बताया, पंचशील बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, 10 पारमिताएं बताई, और इससे भी आगे बढ़कर के उन्होंने फिर आदर्श समाज मॉडल सोसाइटी के लिए भिक्षु संघ का निर्माण किया। तो हम लोग अगर अपने समाज के बीच में मॉडल सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, धम्म सेवक स्वयं सेवकों के माध्यम से, और सामाजिक न्याय परिषद में जो विद्वान समर्पित लोग हैं समाज के लिए, उनके माध्यम से अगर मॉडल कर पाए तो निश्चित ही हम इस भयंकर जो हालात है उसमें इसलिए मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि बहुत ये इतना जितना मैं आसानी से कह रहा हूं उतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हर दौर को देखा है, किताबों में हम लोग पढ़ते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ था। हालांकि उस वक्त की सरकारें इतनी फासिस्ट नहीं थी। फिर उसके बाद बाबा साहब के जाने के बाद काशीराम जी ने मोर्चा संभाला, और आज भी जो हालात हैं तो हालांकि बहुत ही हमारे लिए कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला करने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि संगठन में ही शक्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं आप किसी कुत्ते को मारे तो कुत्ता मतलब मार खा के भाग जाता है चिल्लाता हुआ, लेकिन अगर उसी डेले को आप मधुमक्खियों के समूह में मारे, अगर अगर मधुमक्खियों के छत्ते में मारे तो मारने वाले को भागना पड़ता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि भाई लोग जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, तो मैं इसको भी नहीं मानता कि जब लोगों को अज्ञानी बनाने वाले अज्ञानी बना सकते हैं, तो अगर अच्छा संगठन हो, संगठन सक्रिय हो, तो हम लोग लोगों को नॉलेजेबल भी बना सकते हैं और रेस्पॉन्सिबल भी बना सकते हैं, जिम्मेदार भी बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो ज्यादा है, ना तो नाश्ता इमोशनल इंटेलिजेंस, तो भावनाओं से बात नहीं बनती। किसी चीज के लिए अगर करना है तो हमें एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये बात हम समझते हैं कि सभी विद्वान साथी हैं, इसको समझते हुए हमें अपने लक्ष्य का और हमारे जो संगठन के नियम हैं उन पर ध्यान देते हुए जो वर्तमान हालात बने हैं, हम में से सभी लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से सरकार कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि अरबों रुपया इकट्ठा हुआ, और उसके बाद लोगों ने 10 लाख करोड़ के आसपास, 10 लाख के आसपास
तो शायद 10 लाख बता रहे थे। जो उन्होंने अपने संस्कृति का जो वाहक ध्वज है, तो उसको मतलब पूरे देश भर में लहरा दिया एक ही प्रयास में। तो ये हम लोग बस ये मानते हुए कि अगर संगठन के माध्यम से हम लोग भी अपने संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा संबंध है, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसकी डायरेक्शन में, और दूसरे जो हमारा धर्म सेवक संघ है और जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के और बुद्ध के सच्चे समर्थक हैं, अनुयायी हैं, हमारे हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका ओपिनियन हम इस बहुमत के खिलाफ जो वर्तमान में बन गया है उसका पैरेलल उसके 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 सामने लाने के लिए जो एक बड़ा चिंतन शिविर, राष्ट्रीय चिंतन शिविर जून के महीने में सर माइक म्यूट हो गया सर आपका। माइक म्यूट हो गया सर आपका। कि समापन वाले को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने बात जो है फिर भी थोड़ी सी रखना मैं जरूरी समझता था कि कोई भी चीज अगर हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उसके संस्थापक हमारे बहुत ही कुशल संगठनकर्ता माननीय धर्म प्रकाश भारती जी इस काम में, मैं समझता हूँ कि उनकी खाली एक हिम्मत ही नहीं, सोच ही नहीं, बल्कि वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब उनके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। यही अच्छा, बाकी जो है हम लोगों ने जैसा उन्होंने डायरेक्शन दिया है, तो अभी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय स्तर का एक कार्यक्रम लखनऊ में 18 फरवरी को सहकारिता भवन में रखा गया है, जिसकी पूरी तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। उसके साथ ही जैसे प्रदेश की कार्यकारिणी गठित होगी, सामाजिक न्याय परिषद और आपकी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, तो हम लोग इसे कमिश्नरी और जिले तक और नीचे तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा एक संगठन जो उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उन जनपदों में स्थापित हो जाए, उनमें काम करने लगे, तो हम जो हमारे लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको हासिल कर पाने में कामयाब हो सकेंगे। यही बात मैं रखते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आपने समापन करते हुए संगठन पर हम सभी साथियों को बहुत अच्छे विचार रखे और आपने बहुजन विचारधाराओं से उदाहरण जो आपने दिए मान्यवर साहब का और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से लेके, तो बहुत ही अच्छे हैं। और जो मान्यवर काशीराम साहब का जो आपने जो किस्सा हम सब लोगों के सामने रखा, उसमें एक किस्सा मैंने भी पढ़ा था जो संगठन की ही पावर के लिए मान्यवर साहब ने कहा था कि मुझे साइकिल बहुत महंगी लगी और हेलीकॉप्टर की यात्रा मुझे बहुत सस्ती लगी। तो ये उनका कहना यही था कि संगठन में इतनी पावर होती है। और हम सभी ने आज हमारे मुख्य प्रबोधनकर्ता माननीय भारती साहब को सुना। आभार हमारे जोगिंद्र नाथ सरकार जी ने किया। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने भी साथी इस जूम वेबिनार पर जुड़े, आज की मीटिंग अटेंड की, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर करीब 90 आदमी थे। वेबिनार पे जुड़े हैं।
तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे प्रबोधन करता रहे हैं, समापन करता रहे हैं, आभार करता रहे हैं हमारे, उन्होंने बहुत ही विचार रखे अपने, और हम सभी साथी उस पर गंभीरता से सोचेंगे, मनन करेंगे, और आगामी जो वर्तमान साल में 24 में जो 3 प्रोग्राम मान्यवर साहब ने बताए हैं, तो हम उस पर अपना कार्य करेंगे। तो इन्हीं, क्योंकि सर को अभी संस्थापक अध्यक्ष जी को भोपाल में मीटिंग भी है, उनको भी जाना है, तो मैं इन्हीं बातों से अब सभी साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस जूम वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथी अपने माइक ओपन करके सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहे, और एक साथ एक स्वर में सभी साथी सभ्य सत्ता करेंगे। जय भीम जय सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमात् सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमात् सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात्। साधु साधु साधु। सभी का मंगल में हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय नमो भीम, बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी सभी साथी को, को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, नमो बुद्धाय, जय भीम सब। हम वो पैसे साल आज टूट गए के कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति की घोषणा की जाती है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ज्यादा दिन तक नमो नमो बैठ बुद्धाय, बुद्धाय जय जय भीम। भीम।